हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश बाय हार्ट एंड माय नेम इज तरुण स्वामी। और मैं आपके लिए लेकर आया हूं वोकैबुलरी के जो बर्डन है उससे छुटकारा, कि हम इतने सारे वर्ड्स को याद कैसे करें। यह वह प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको वोकैब याद करवाई जाती है, वो भी बिना लिखे। और जितने भी एग्जाम्स हैं जिनके अंदर वोकैबुलरी आती है, चाहे वो आपका एसएससी हो, चाहे वो आपका आरपीएससी हो, चाहे वो आपका यूपीएससी हो, सीडीएस हो, बैंकिंग हो, आप यह नहीं कह सकते कि ये जो वर्ड है यह किस एग्जाम में आएगा। जैसे कि मान लो सैवेज, अब सैवेज या तो एसएससी में आएगा, या सीडीएस में आएगा, कैट में आएगा, बैंकिंग में किस में आएगा, वो सभी में आ सकता है ना। हमें हमारी वोकैब अच्छी करनी है। वोकैब में आज हम देखेंगे कि व्हाट डू वी कवर इन दिस क्लास। इस क्लास के अंदर जो एसएससी के एस्पिरेंट्स हैं, आपने देखा होगा दैट इट इज बेसिकली फॉर द एसएससी सीजीएल, बिकॉज इट कवर्स अ ह्यूज पोर्शन ऑफ वोकैबुलरी। आपके प्री में भी आती है, आपके मेंस में भी आती है। तो आइए शुरुआत करते हैं। व्हाट वी गोना सी इन दिस वीडियो। पहले मैं आपको वोकैबुलरी जो कवर कराऊंगा, वो भी जो मेरा उद्देश्य रहता है हमेशा, कि वोकैब आपको याद होनी चाहिए कम से कम 30 से 40 शब्द, और 15 से 20 मिनट की एक स्टोरी के अंदर मैं आपको याद करवाता हूं। यहां पर आपको क्या क्या मिलेगा: सिनोनिम, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इजियर फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, फॉरेन वर्ड्स, ये हम सभी कवर करते हैं एक कहानी के माध्यम से। एंड देन हाउ कैन दीज वर्ड्स बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। बच्चे की बार बहुत बार पूछते हैं कि सर आप जो वर्ड्स पढ़ा रहे हो एग्जाम में कैसे पूछे जाएंगे, कैसे आते हैं, क्या महाभारत से मैं वो वर्ड्स याद कर पाऊंगा जो एग्जाम में आ रहे हैं, क्या मैं भगवत गीता से वो वर्ड याद कर पाऊंगा जो मैं आ रहे हैं। जी हाँ, आपके पेपर में या तो वह फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पर पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो सीडीएस हो, या वो कैट हो, वह अलग अलग तरीके से उन क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। वो फिल इन द ब्लैंक्स पूछ सकते हैं, जैसे कि ऑल्दो मोहन वर्क्स वेरी हार्ड बट, अब यहाँ पे बट नहीं आना चाहिए, इट शुड बी येट और कॉमा, बिकॉज ग्रामर का रूल कहता है कि ऑल्दो या दो के साथ आप कभी भी बट का यूज नहीं करते हो, आप येट या कॉमा यूज करते हो। और ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर मैं वोकैबुलरी देख रहा हूं तो मैं ग्रामर नहीं देख सकता, या मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं देख सकता। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक ऐसी चीज है जिसके अंदर मुझे वोकैब भी मिलती है और मुझे ग्रामर भी देखने को मिलता है, प्लस कॉम्प्रिहेंशन भी। तो अगर मैं इन तीनों को एक साथ क्लब करके चलता हूं गाइस, तो आई कीप ऑन, मेरे को फिर वो याद रहेंगे। अगर मैं ऐसे सेक्शन बना लूंगा कि ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है, यह वोकैब का है, यह ग्रामर के रूल्स हैं, यह रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, देन इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट। लर्न दिस लैंग्वेज एज अ लैंग्वेज, बिकॉज अगर आपने देखा हो सभी एग्जाम्स के ऊपर लिखा रहता है लैंग्वेज, ना कि सब्जेक्ट। इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है, उनको आपको टीचर्स नहीं बनाना है। दे वांट टू चेक दैट हाउ गुड यू आर एट योर वोकैब और दिस लैंग्वेज। फाइन गाइस, और वोकैब इसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब अगर ये क्वेश्चन है, मुझे पहले इस लाइन का मीनिंग समझना पड़ेगा। अगर मुझे इस लाइन का मीनिंग समझ में आता है तब मैं इसमें से चुन पाऊंगा सही जवाब। तो ऑल्दो, हालांकि मोहन बहुत मेहनत करता है, परंतु फिर भी वह एग्जाम में, तो दैट मींस इट शुड बी ऑपोजिट। तो ट्रायम्फ नहीं हो सकता, बिकॉज तो जीतना है। फॉइल का मतलब होता है फेल हो जाना, फियास्को का मतलब है फेलियर, तो वह नाकामी नहीं है एग्जाम में, वह नाकाम हो जाता है। तो नाकाम होना ये क्रिया है, फॉइल, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। फाइन। मुल्स का मतलब होता है सोच विचार करना, जिस पर आप बहुत ज्यादा चिंतन करते हो उसको हम कहते हैं मुल्स, राइट। और भी बहुत तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। यह पहले प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, लास्ट ईयर 2025 के अंदर 12 सितंबर की जो पहली शिफ्ट के अंदर जो एसएससी का एग्जाम हुआ था, कि अ पर्सन हु स्पीक्स टू लैंग्वेजेस फ्रीक्वेंटली। अब टू है तो बाय मुझे पता ही रहता है, बायसेक्सुअल आपने सैलॉन्स देखे होंगे, बायसेक्सुअल्स कपड़े आते हैं आजकल ऑनलाइन के अंदर, या बायसिकल। तो बाय का मतलब होता है दो, एंड लिंग्विस्टिक दैट इज बायलिंगुअल इज द करेक्ट आंसर। ये दोनों सिनोनिम्स हैं। किसी को दोषी पाना, इंडिक्टमेंट, राइट। सो यह पेपर में आया हुआ है। अब ये आप देखेंगे तो ये तो मैंने बहुत सारे वीडियोस के अंदर पहले भी पढ़ाया हुआ है, और आपने देखा होगा, ये मैंने स्टोरीज के अंदर बहुत बार बताया है। तो अगर यह बच्चा देख लेता मेरे वीडियोस तो हो सकता है ये पेपर क्लियर हो जाता, राइट। यह भी एसएससी सीजीएल 12 सितंबर 2025 के अंदर पूछा गया है, पहली शिफ्ट का ही है, 88 नंबर का क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ दैट इडियम एट 6th and 7th, दैट मींस when you everything is in disorder. So if you are in 6th and 7th, that means you are very much confused. तो ये तो होता है जब आप कंफ्यूजन में हो, और यह है कंफ्यूजन। तो कंफ्यूजन इज नॉट एट 6th and 7th, मींस यू आर इन कंप्लीट कंफ्यूजन। सो आंसर इज सी। ये थोड़ा सा ट्रिकी था, इसका ए और सी आपको सेम सेम सा लग रहा है, बट ये है कंफ्यूजन और ये है कंफ्यूजन में होना। So at 16-7 का मतलब when you are in a great confusion. Fine. So the answer is C. Next, when we see that
अब जैसे इसके अंदर क्वेश्चन आ गया, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम। एंटोनिम क्या होता है? पोटेंट का मतलब होता है ताकत, क्षमता, राइट। और आपने देखा होगा ये वर्ड मैंने बता दी, ये आपको सारे वर्ड्स मैंने याद करवा रखे हैं। रॉबस्ट का एक और सिनोनिम था स्टर्डी, ये हमने महाभारत और भगवत कथा के अंदर भी देखा, और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है सेकेंड शिफ्ट के अंदर जो 12 सितंबर को ही सीजीएल के अंदर था। तो अगर आप देखते हैं तो देखिएगा कि आप जितनी भी हमने स्टोरीज सुनी है, करी है, तो उससे आपके पेपर बहुत रिलेवेंट आपके पेपर में आता है। ये वह फिल इन द ब्लैंक्स की तरह भी पूछ सकते हैं। अब यह लाइन मुझे जब समझ में आएगी पहले, तभी तो मैं इनको यहां पर इसका ऑप्शन सिलेक्ट कर पाऊंगा। आपको मुझे बताना है कि 87 का आंसर क्या होगा। जिन्होंने दिया है, जिन्होंने आंसर की रखी, आपको चीटिंग नहीं करनी है। बी फिडल टू योरसेल्फ, अपने साथ फिडल रहे, अपने साथ फिडेलिटी रखे, ईमानदारी रखें, राइट। अगर आप इनफिडल रहेंगे, डिसऑनेस्ट रहेंगे, डिसलॉयल रहेंगे तो आप ही का नुकसान है। कृपया करके मुझे बताइएगा कि सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ। आंसर तो चलो छोड़िए, पहले आपको मुझे सेंटेंस का मीनिंग बताना है, बिकॉज यह क्वेश्चन बन जाता है अब रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का, ना कि वोकैब का। पहले मैं इसको कॉम्प्रीहेंड करूंगा, तभी तो मैं इनके मीनिंग यहां पे फिट कर पाऊंगा। Fine. So comprehension is must. I have started the series, but students they think that नहीं, हमें comprehension के बिना भी काम चल जाएगा। comprehension तो हमें आता है, यह एक बहुत बड़ा मिथ होता है। क्योंकि अगर आपके आज passages गलत हो रहे हैं गाइस, या fill in the blanks के questions गलत हो रहे हैं, तो उसके अंदर अगर पैरा लंबा है और अगर आपको उसके अंदर fill in the blanks करना है, तो it is a question of reading comprehension. तो work on your comprehension. Do not just assume कि मुझे वह आता है। यह एक बहुत बड़ा मिथ है, और मैंने कहा भी था सबसे पहला स्टेप ये होता है कि यह जानना कि मुझे ये चीज अभी नहीं आई। फाइन। अब देखते हैं कि हम वोकैब को कैसे अच्छा कर सकते हैं। हाउ टू बिल्ड वोकैबलरी, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। जितने भी आज हमारे साथ नियोफाइट्स और नोविस पोस्टुलेंट जुड़े हुए हैं, उन सभी के अंदर प्रश्न रहता है कि हम अपनी वोकैब को अच्छा कैसे करें। वोकैब को अच्छा करने के लिए पहला आपके पास जो उपलब्ध है दैट इज कन्वेंशनल मेथड, कि एक टीचर आए, आपके सामने एक वर्ड लिख दे, जैसे कि मान लो वेक्स लिख दिया, अब वो उसके सिनोनिम्स आपको बता दे। रैथ होता है, उसका इर्क होता है, इसका रेज होता है, इसका राइल होता है, और आप भी लिखते चलो, राइट। ये तो कन्वेंशन मेथड है, और ये आपको लोग आज तक फॉलो करते आ रहे हो। आई डू नॉट नो व्हाई, है ना। और फिर उसके बाद में टीचर ने लिखवा दिया, बच्चे घर जाएंगे और फिर वो याद करेंगे वैक्स इज रैथ, रैथ। दिस इज अ कन्वेंशनल मेथड। क्या इसी कन्वेंशनल मेथड से हमें पढ़ते जाना है, जो कि बड़ा बोरिंग हो चुका है और मोनोटोनस है। मोनोटोनस का मतलब क्या होता है? बड़ा ही रिपीटेटिव है, हर कोई इसी तरीके से पढ़ाया जा रहा है, और सदियों से हम इसी तरीके से पढ़ते आ रहे हैं। क्या कुछ और नया किसी ने इनोवेट नहीं करा मेथड, या कोई और मेथड है नहीं हमारे पास? आप देखेंगे आज भी टीचर्स आते हैं A to Z, हम वर्ड्स आएगा, टीचर बताएगा, ए से स्टार्ट करेगा, इसका ये मीनिंग है, इसका ऐसे है, इसके ये है। ये तो मैं डिक्शनरी पढ़ लूंगा, व्हाट द हेल टीचर इज एडिंग इन दैट, राइट। तो यह एक कन्वेंशनल मेथड है जो मुझे पसंद नहीं है। पहले मैं जब स्टार्टिंग व्हेन आई वाज इन द इन्फेंसी ऑफ माय करियर, मैं भी ऐसे ही पढ़ाता था, बट देन आई रियलाइज कि व्हाट एम आई एडिंग टू द स्टूडेंट्स स्टडीज, मैंने स्टूडेंट की स्टडीज में क्या एड ऑन करा। देन आपने देखा होगा एक नॉर्मल लुइस करके मेथड आया, जिसके अंदर आपने रूट वर्ड से आपने उनको याद करवाना चालू करा। अब रूट वर्ड्स अथाह है, प्रीफिक्स अथाह है, सफिक्स अथाह है ना, वर्ड्स बहुत सारे हैं। मेरा प्रश्न है, क्या आपके पेपर में रूट वर्ड्स क्वेश्चंस आते हैं? नहीं। क्या आपके पेपर में जो प्रश्न आने वाले हैं वो सारे रूट वर्ड्स के हैं? नहीं। क्या आप रूट वर्ड से सारे वर्ड्स पहचान पाते हो? नहीं। मैंने आपको बहुत बार एग्जांपल भी दिया है, जैसे कि जंकेट। अब जंकेट, जंक दिख रहा है मुझे वर्ड और उसके पीछे ईटी लगा हुआ है, तो जंक का मतलब तो हो गया कचरा। अब ईटी लगने से आई डू नॉट नो व्हाट हैपेंस। तो अब यहां पर मैं इसका जो एक वर्ड है वो मैं गेस नहीं कर पा रहा, भले मुझे जंक का मीनिंग पता है। तो ना तो मैं इससे रूट वर्ड से सारे वर्ड्स याद कर पा रहा हूं, ना ही यह मेरे पेपर में आ रहा है। तो मुझे, और नॉर्मल लुइस है आपके जो बाहर के हैं, अमेरिकन है, इनकी अगर आप बुक देखेंगे तो उसके अंदर जो एग्जाम्पल्स हैं वह मान लो कोई बर्मिंघम शायर का है, कोई नॉटिंघम शायर का है, किसी का नाम फ्लोरा है, कोई डेविड है। सो इट डजंट रिलेट विद मी। आई एम फ्रॉम इंडिया, आई वांट दी एग्जाम्पल्स ऑफ नागपुर, मुंबई, राजस्थान, बिहार, पटना, लखनऊ, केरला, त्रिवेंद्रपुरम, रमेश, सुरेश, महेंद्र, आरती, अंकिता, आकाश। आई वांट दीज टाइप ऑफ नेम जो कि मुझसे रिलेट करे, बिकॉज वोकैबुलरी दिमाग में याद रखने के लिए आपको बताया गया होगा कि किसी से रिलेट करो। तो रिलेट करने के लिए मेरे
नाम तो एक जैसे होने चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा कि जो बीपीओज होते हैं, जिन्होंने बीपीओज में काम करा है सुना होगा, तो वहां पर जो व्यक्ति काम कर रहा है, जैसे इफ आई हैव वर्कड इन अ बीपीओ, तो वहां पे मेरा जो नाम था वो शॉन था, नॉट तरुण। क्यों? बिकॉज उस आदमी को सेम लगना चाहिए, तभी वो रिलेट कर पाएगा। तो सबसे पहला इसके अंदर जो एग्जांपल्स है, जो चीजें हैं, वो बहुत डिफिकल्ट है, आप समझ ही नहीं पाते कई बार, तो आप रिलेट कहां से कर पाओगे? सो आई डू नॉट लाइक दी मेथड बिकॉज इट इज नॉट रिलेवेंट टू माई कल्चर। फाइन, तो मुझे इससे वर्ड्स याद नहीं होते, एग्जाम में सारे वर्ड नहीं आते हैं। ये मुझे एग्जाम में पहली बात है, रूट वर्ड का कोई क्वेश्चन भी नहीं आ रहा है एसएससी के अंदर, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन रिलेटेड टू रूट वर्ड। फाइन, और ना ही आपके सामने कोई नया वर्ड आ जाएगा तो आप बैठ के उसके अंदर रूट वर्ड्स याद करने बैठते हो, नहीं होता। ठीक है, और यह मैं बताऊं, अगर आपने बहुत सारे वोकैब अपनी बिल्डअप कर ली, तो आप स्वयं रूट वर्ड्स और प्रीफिक्स सफिक्स बना सकते हो। जैसे मान लो आपको ओमनी प्रेजेंट, ओमनीवरस, ओमनीसिएंट, ओमनीपोटेंट पता है, तो आप अपने आप बता लोगे कि यार ओमनी का मतलब हो गया एवरी, इसके लिए मुझे बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। फाइन, तो रूट वर्ड्स बनाना सीखे, ना कि रूट वर्ड से वर्ड बनाओ। वर्ड सीखो और फिर रूट वर्ड्स अपना बना लो, राइट? ये अच्छा। फिर अब प्रश्न है कि हम कैसे करें, मतलब वोकैब कैसे बिल्डअप होनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने बच्चों को बहुत बार बताया है, मेरी रील्स भी आई है कि लर्न फ्रॉम ए मिल्यू फर्स्ट, राइट? जब तक बच्चा लोग, आप मेरे वीडियो भी नहीं, पहले आप अपने मिल्यू से सीखो, बिकॉज मिल्यू इज समथिंग, अगर आपने उससे रिलेट करना सीख लिया, देन आपको बहुत सारे वर्ड्स तो वैसे ही याद हो जाएंगे। वी हैव मोर देन 15 लाख वर्ड्स। कोई बहुत ही फेमस सर है, वो कह रहे थे 1 लाख वर्ड्स है। 1 लाख नहीं सर, 15 लाख वर्ड है अंग्रेजी के अंदर, उससे भी ज्यादा है, बट हम 15 लाख के आसपास मानते हैं। It's not 1 लाख, it's more than 15 लाख। फाइन, तो 15 गुना जो आपने बच्चों को बताया था, बहुत ही फेमस सर है, राइट, जिनका नाम जी से स्टार्ट होता है। सो अब अगर मान लो आप देखें कि यार मैं करूं कैसे, तो वोकैबुलरी मैंने बताया सबसे पहले लर्न फ्रॉम योर मिल्यू। जो बच्चा मिल्यू से नहीं सीख रहा है तो वो एक अच्छा स्टूडेंट नहीं है। आप एक अच्छे स्टूडेंट नहीं हो अगर आपने अपने मिल्यू से नहीं सीखा कि नेस्ले का मतलब क्या होता है, या अगर आपने नहीं सीखा पैरागॉन का मतलब क्या होता है, अगर आपने नहीं सीखा स्विफ्ट का मतलब क्या होता है, अगर आपने नहीं सीखा डेजा वू का मतलब क्या होता है, जो कि हनी सिंह के गाने में है, अगर आपने मर्सी का मीनिंग नहीं सीखा, स्प्लेंडर का मतलब नहीं सीखा, अगर आपने पैशन का मतलब नहीं पता आपको, अगर आपको व्हाट डू वी कॉल विम का मतलब नहीं पता है, अगर आपको बहुत सारी गाड़ियां हैं जिनके एंडेवर है, बहुत बार मैं यूज कर चुका हूं, तो अगर आपको इन सब के मीनिंग नहीं पता है, तो दैट मीन्स यू आर नॉट लर्निंग फ्रॉम योर मिल्यू, और हमारे मिल्यू में है। इससे होता है क्या है गाइस, कि इफ आई लर्न फ्रॉम माय मिल्यू देन इट बिकम्स वेरी इजी टू रिटेन, याद रखना। वोकैब के साथ किसी वर्ड का मीनिंग जानना इज नॉट डिफिकल्ट, उसको लंबे समय तक याद रखना इज डिफिकल्ट, कि मैं उसको इतने लंबे समय तक याद कैसे रखूं। और यह एक बहुत अच्छा मेथड होता है, बिकॉज यू मस्ट हैव सीन कि बच्चों को जब पढ़ाया जाता है एप्पल, तो उसकी फोटो बहुत बड़ी दिखाई जाती है, जिससे कि आपकी फोटोजेनिक मेमोरी बने। तो इफ यू लर्न फ्रॉम योर मिल्यू इट गिव्स यू अ फोटोजेनिक मेमोरी, काइंडली दिस इज द फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट जो मैं आपको बता रहा हूं दैट इज फ्रॉम द स्टोरीज। और आज की जो स्टोरी है दैट इज, आज की हमारी कहानी का जो प्रोटैगनिस्ट है, प्रोटैगनिस्ट जो कि होता है मेन कैरेक्टर, और एक होता है एंटागनिस्ट दैट इज द विलन ऑफ द स्टोरी। तो जो प्रोटैगनिस्ट है हमारी कहानी का वह तो है एडम, एडम आपको पता ही है, और जो एंटागनिस्ट है दैट इज अ सर्पेंट, एक सांप। फाइन, एडम्स एप्पल आप देख सकते हैं, एडम एप्पल, यह मुंह है और यह एप्पल है। एडम्स एप्पल ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, यहां से पूरी दुनिया की शुरुआत हुई है। यह आज आप देखेंगे, चाहे ग्रीक माइथोलॉजी हो, चाहे आपके कुरान हो, चाहे आपके बाइबल हो, चाहे ग्नोस्टिक हो, तो सभी की जो एक कॉमन सी स्टोरी है दैट इज एडम्स एप्पल, जो आदम एंड हवा है कुरान के अंदर जो कहते हैं। तो एडम्स एप्पल आप और किसको कहते हैं गाइस? यू मस्ट बी वेरी मच अपॉल्ड टू नो, आप ये जानकर बहुत ही ज्यादा अपॉल्ड होंगे, सरप्राइज होंगे कि जो लड़कों का एक टेटुआ होता है जिसको हम कहते हैं कंठ, और लोकल भाषा में टेटुआ, कि मैं तेरे टेटुए दबा दूंगा, मैं तेरा कंठ दबा दूंगा, है ना। तो जो ये बाहर निकला हुआ होता है इन बॉयज, नॉट इन फीमेल्स, इन मेल्स, जो ये टेटुआ होता है, इसको भी हम कहते हैं एडम्स एप्पल। अब इसके पीछे की बहुत ही रोचक कहानी है कि कैसे इसका नाम एडम्स एप्पल पड़ा। आइए सुनते हैं ये कहानी कि ये एडम्स एप्पल इसका नाम कैसे पड़ा। अब हुआ क्या, ये जो कहानी की जो शुरुआत है इसके अंदर होता क्या है कि जो आदम और हवा है, यह वैसे
किसका हिस्सा है? दे वर ऑल्सो द पार्ट ऑफ गॉड। यह उस समय की कहानी है जब ये इमॉर्टल हुआ करते थे। इमॉर्टल का मतलब है जो नष्ट नहीं हो सकते, दे कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। इनका कोई शरीर नहीं था, आकृति नहीं थी, ये भी केवल एक प्रकाश की तरह ही थे तभी। और यह सभी मिजरीज से दूर थे। मिजरीज क्या होती हैं? पीड़ा, दर्द, है ना, उसको हम कहते हैं मिजरी। तो दे वर अवे फ्रॉम ऑल द मिजरीज। इमॉर्टल थे तो कोई इनको दुख नहीं था। नो ग्रीफ, नो मेलनकॉली, किसी के खोने का, किसी के मरने का कोई दुख, किसी से अलग हो जाने का, डिपार्ट होने का दुख नहीं था। तो दे वर ऑल अवे फ्रॉम ऑल दी मिजरीज, दे वर इमॉर्टल एंड ये अभी तक भगवान का हिस्सा थे बिकॉज दे वर अवे फ्रॉम द नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल। तो इनको अच्छे और बुरे का भी कोई ज्ञान नहीं था। तभी जो गॉड थे उन्होंने एक नगर बसाया, उन्होंने एक नगर बसाया जिसका नाम था गार्डन ऑफ ईडन। इसलिए आप देखेंगे कि जो कोलकाता का ईडन गार्डन है, राइट, जो बहुत ही बड़ा ग्राउंड था पहले भारत का, राइट, अब तो आपका मोन्टेरा, आपका अहमदाबाद वाला जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम वो बन गया है। तो जो गार्डन ऑफ ईडन, राइट, यह भगवान ने एस्टैब्लिश करा और इसके अंदर जितने भी भोग विलासिता पूर्ण वाली जो चीजें थी, भोग विलासिता पूर्ण नहीं, इसके अंदर सारे जीव जंतु को उन्होंने इन सीटू स्टैब्लिश करा। इन सीटू क्या होता है? किसी एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट के अंदर किसी को हैबिटेट कर देने का। हैबिटेट मतलब बसा देने का। तो सारे भगवान ने इनको इन सीटू बनाया। किसके अंदर? गार्डन ऑफ ईडन के अंदर भगवान ने जितनी भी उनकी संरचना थी, जितने भी क्रीचर्स से, वह सभी इन सीटू इस गार्डन के अंदर स्टैब्लिश कर दिए। अब आया इंसान भगवान को विचार कि इनके ऊपर अब इनका भोग कौन करेगा? जो फल है, फल को खाएगा कौन, है ना, इसको आगे कौन चलाएगा, है ना। तब उन्होंने संरचना करी, तब उन्होंने बनाया किसको? आदम और हवा को। अब यहां पे जब आदम और हवा आए, भगवान ने जब उनको शरीर दिया, है ना, कि यस तुम जाओ यहां पर और तुम यहां पर आगे बढ़ाओ मेरे किसको? ईडन गार्डन का ध्यान रखो, तुम इसका जो भी चीजें हैं वो सब तुम्हारे लिए है, तुम उसको कंज्यूम कर सकते हो, कंज्यूम कर सकते हो, एक्सप्लॉइट नहीं, जो कि हम कर रहे हैं। तो हम एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए, कंज्यूम कर सकते हो। अब हुआ क्या कि भगवान ने जब उनको भेजा तब भगवान ने उनको सिर्फ एक चीज से डिसॉर्ड करा। डिसॉर्ड करा मतलब एक चीज से उनको मना करा था, फॉरबिड करा था। किस चीज से उनको फॉरबिड करा था? उनको केवल एक चीज से जो है फॉरबिड करा था कि कृपया करके जो यह एक पेड़ है, दैट इज द ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल, बोले कि इसका जो फल है, जो फ्रूट है, वह कृपया करके तुम कंज्यूम मत करना, अदरवाइज इट कुड बी दी एंड। लेकिन अब हुआ क्या कि यह दोनों आदम और हवा यहां पर इसके अंदर लॉइटर कर रहे थे। लॉइटर कर रहे थे मतलब भ्रमण कर रहे थे, स्ट्रॉल कर रहे थे, स्ट्राइड कर रहे थे, वॉन्डर कर रहे थे। और तभी किसी तरीके से जो यहां पर एक सांप था, जो डेमन था, जो राक्षस था, जिसकी डायबॉलिक प्रवृत्ति थी। कैसी प्रवृत्ति थी? डायबॉलिक। उसका कैसा नेचर था? ही वॉज वेरी फिंडिश, बहुत ही ईविल था। तो अब वो क्या है कि वह किसी तरीके से परसुएड करता है किसको? ईव को। और वह परसुएड करता है मतलब उसको मनाता है, कन्विंस करता है उसको। तो वो किसी तरीके से उसको कन्विंस कर लेता है कि ऐसा नहीं है, यह जो अगर तुमने इसका फ्रूट खा लिया तो तुम भी भगवान के बराबर, तुम्हें भी ज्ञान हो जाएगा अच्छे और बुरे का, राइट, गुड एंड फिंडिश, तुम्हें पता पड़ जाएगा। अब क्या होता है? ईव जो है वह उसकी बातों में आ जाती है। आपको पता ही है कि जो फीमेल्स होती हैं, दे आर क्रेडुलस। क्रेडुलस का मतलब क्या होता है? कान का कच्चा, है ना। देखना, माएँ जो होती है बच्चों की बात में आ जाती है, पिताजी नहीं आते इतनी जल्दी से, है ना। तो बाबाओं के भी आपने देखा होगा जो ज्यादा हत्ते चढ़ती है वो फीमेल्स होती हैं। क्रेडुलस, गलीबल। गलीबल इज अगेन अ वेरी गुड वर्ड। जो कान के कच्चे होते हैं, क्रेडुलस एंड गलीबल, है ना। तो अब ये कहानी के अंदर भी पहले किसने खाया? ईव ने खाया। अब ईव ने खाया तो आपको पता है कि आदम कहाँ पीछे रहने वाला है, तो आदम भी उसको खा लेता है, जो एडम्स एप्पल है।
राइट। अब ये भी आपको एक ये कॉन्ट्रोवर्शियल रहा है कि वो जो फ्रूट था वह कई जगह लिखा है कि वो एप्पल ही था, कई बार वो पता नहीं कि कौन सा फ्रूट था, बट उन्होंने खाया। और अगर आप देखेंगे कभी इसकी संरचना जो यह है, यह एक एप्पल की तरह है, तो ये कहते हैं कि ये यहीं अटक गया। और ये जो फल था वो क्या था, ये इच्छा का फल था। अब हुआ क्या कि जैसे ही उन्होंने ये खाया तो जो गॉड्स थे उनका रैथ उनके ऊपर पड़ा, गुस्सा, और उन्होंने जो ये ट्रांसग्रेशन करा था, ट्रांसग्रेशन, राइट, दैट इज अ सिन। इट्स अ वेरी गुड वर्ड फॉर सिन, राइट। तो इनका जो ये ट्रांसग्रेशन था, जो ये सिन था, उसके लिए इनको सजा दी गई, पनिशमेंट मिला। अब वो पनिशमेंट क्या मिला इनको कि जब ये इनको पनिशमेंट दिया गया, अब जैसे ही इन्होंने ये खाया तो सबसे पहले इनको क्या फील हुआ, जैसे ही इन्होंने खाया तो इनकी जो इमॉर्टलिटी थी, जो ये एटर्नल थे, अब ये एटर्नल नहीं रहे, अनंत काल तक नहीं रह पाएंगे, अब ये मॉर्टल हो गए, नश्वर बन गए। इनके जो इनोसेंस थी, जो चाइल्ड की जो इनोसेंस थी, जो इनके अंदर भाव था बच्चों का, जो काइंडनेस थी, जो इनके अंदर प्योरिटी थी, जो पायसनेस थी, वह सब चली गई। और अब ये क्या बन गए, मॉर्टल। अब ये इंसान बन गए, इन्होंने शेप ले लिया। और जैसे ही यह इन्होंने अपने आप को मॉर्टल महसूस करा, इनोसेंस गई, तो सबसे पहले दे बिकेम वेरी बैशफुल। इनको शर्म आई किस चीज की, नंगे होने की। तो इन्होंने अपने आप को ढक लिया पेड़ पत्तों से, जब भगवान उनको देख रहे हैं, है ना, कि भगवान हमें देख रहे हैं, तो इन्होंने अपने आप को किससे ढक लिया, पेड़ पत्तों से। अब इनको किसकी नॉलेज आ गई है, अच्छे और बुरे की। आप देखिए कि आप परम आत्मा से कब आप इंसान या नश्वर बने, जब आपके अंदर ज्ञान आया क्या अच्छा और क्या बुरा है। इसीलिए आपने देखा हो गीता में भी कृष्ण ने कहा है, कुछ अच्छा और कुछ बुरा नहीं होता, तुम जैसा देखते हो वैसा ही होता है। तो यहां पर भी इनके साथ ये हुआ कि जैसे ही इन्होंने इसको खाया तो इनको क्या हो गया, अब अच्छे और बुरे की भाव वो आ गई, परख। तो अच्छे और बुरे की परख कब आती है, एक बच्चा है जिसको हम भगवान का रूप कहते हैं, दैट वह जो बच्चा है, बच्चा इज द इनकार्नेशन ऑफ गॉड। वह भगवान का अवतार माना जाता है जो बच्चा होता है, इनकार्नेशन, राइट। तो अब बच्चा इनकार्नेशन क्यों है, क्योंकि उसको नहीं पता, बच्चा भी अगर नंगा घूम रहा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी बच्चा मेरा 1 साल का, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसको नंगा कहीं पे भी ले जाओ, ही इज नॉट अशेम्ड, ही इज नॉट बैशफुल, राइट, वह शर्मिंदा नहीं होगा। लेकिन हम बड़े हो गए, हमें अब अच्छे बुरे का ज्ञान आ गया, इसलिए बच्चा जो है वह भगवान का रूप है। तो भगवान का मतलब है वेयर देयर इज नथिंग गुड और बैड। अब हुआ क्या कि इन्होंने जैसे ही वह फल खा लिया, अब यह भगवान से छुपते फिर रहे हैं। और इनको जो भगवान ने यहाँ पे जो इन्होंने सिन करा था, जो ट्रांसग्रेशन करा था, ट्रांसग्रेशन अगेन अ वेरी गुड वर्ड, मेरे लिए भी नया शब्द था, अच्छा वर्ड है सिन के लिए। तो इसके लिए भगवान ने इनको कर्स भी दिया। अब भगवान ने इनको कर्स तो दिया कि तुम अब इस गार्डन ऑफ ईडन से बाहर चले जाओ। अब वह इससे बाहर आ गए, इनको अब अंदर नहीं जाने दिया। और वहां पे पहरेदार के तौर पर चेरोबिम, चेरुबिम क्या होते हैं, चेरुबिम होते हैं ये जो एंजल्स रूपी, जो पंख रूपी जो आप एंजल्स देख रहे हैं, इनको हम कहते हैं चेरुबिम, राइट। जो ये सेलेस्टियल हेवनली जो अप्सरा के तौर पर जो है ये गॉड्स, है ना, उनको हम कहते हैं चेरुबिम। और आपको मुझे बताना है कि आपने देखा होगा जो छोटे छोटे बच्चे से होते हैं, तीर कमान लेके जो मार रहे होते हैं, उनको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। जो ये आपको लव बर्ड्स जैसे 2 दिखते हैं, उसमें से एक कामदेव होते हैं, उनका क्या नाम होता है, इट स्टार्ट विद सी, फाइन। उन 2 छोटे छोटे एंजल जिसमें से एक तीर मार रहा है और एक, तो यहां पर भी अगर आप देख सकते हैं तो यहां पर एक बहुत ही ब्राइट, चमकती हुई, ग्लिटर करती हुई तलवार है, जिससे वो उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, किसको, गार्डन ऑफ ईडन को। अब ये गार्डन ऑफ ईडन क्या है, जो स्वर्ग है, इट्स लाइक अ पैराडाइज, इट्स एलिजियम। Elysium is a place away from earth which is like the paradise, that is known as Elysium। ये मूवी भी है, a very good movie, ये वर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है गाइस। तो यह अब जो गॉड है उन्होंने क्रिएट कर दिया, दैट नाउ दी जो आदमी और औरत है वो वहां नहीं जा सकते। अब वो कैसे जा सकते हैं, यह आपको बताता है, सनातन के अंदर बताया जाता है कि कैसे आप वापस, इसलिए कहा जाता है सनातन के अंदर कि जो इंसान का जो हमें मिला है रूप, है ना, जो हमें इंसान का जन्म मिलता है वो बहुत ही पुण्यों के बाद मिलता है, बहुत ही
प्रोपिटियस एक्ट्स के बाद मिलता है। प्रोपिटियस क्या होता है? पुण्य। तो जो प्रोपिटियस एक्ट्स हम करते हैं उसके बाद आपको इंसान का जो है शरीर मिलता है, ऐसा कहा जाता है। तो वह हमें बताता है कि हम वापस कैसे इसके अंदर जा सकते हैं, जब आपको गुरु मिलता है, गुरु ज्ञान मिलता है, और तब जब आप वापस इसके अंदर जा सकते हो, परम आत्मा में आप वापस कैसे लीन हो सकते हो। अब इन्होंने यहाँ पे गार्ड कर दिए। अब जो आदम और हवा है, इनकी जो कहानी चलती है आगे कि इनके अंदर हम क्या करते हैं, अपन रिकैपिचुलेट बाद में करेंगे, पहले कहानी खत्म कर लें। इनको जो है गॉड ने कर्स भी दिया। अब कर्स क्या दिया? जो फीमेल थी उसके अंदर जो लेबर पेन है, लेबर पेन, जो प्रसव का जो पेन होता है, दैट इज नोन एज लेबर पेन। तो लेबर पेन, उसको बोला कि अब जो लेबर पेन है वह तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा असहनीय हो जाएगा, इनटॉलरेबल हो जाएगा, जो तुम्हें बच्चे पैदा करने पड़ेंगे और तुम्हारे अंदर अब मिजरीज आ जाएगी। योर लाइफ विल बी फुल ऑफ डिजीज, पेन, लोगों के बिछड़ने का, मरने का तुम्हें सब कुछ एहसास होगा। अब तुम्हारे लिए सुख और दुख भी होंगे। पहले यूर स्टोइक। स्टोइक कौन होता है? जिसको सुख और दुख दोनों से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके लिए कुछ अच्छा और बुरा है ही नहीं। एवरीथिंग इज गुड, फाइन, एवरीथिंग इज फाइन, मतलब हर चीज नॉर्मल है, जो राम थे, राइट, दैट इज स्टोइक। तो अब जो सांप था उसको भी उन्होंने श्राप दिया कि तुमने इसको परसुएड करा, तुमने इसको बरगलाया। तो जब उन्होंने बरगलाया तो सांप को भी एक कर्स दिया गया, एक बेन दिया गया। क्या बेन दिया? कि तुम भी अब धरती पर हमेशा पेट के बल, यू विल बी ऑलवेज ऑन योर बेलीज, राइट, यू विल ऑलवेज क्रॉल, जो स्लिथ, राइट। अब ये स्लिथर करता है, ये रैंगता है, जो सांप है, राइट, यह स्लिथर करता है, क्रॉल करता है पेट के बल, और जिंदगी भर प्लेट के बल रहेगा। इसको श्राप दिया गया। पुरुष जो था उसको भी, आदम जो था उसको भी श्राप दिया गया कि तुम भी अब जो है, तुम कभी भी, अब जो तुमने इस धरती पर पांव रखा उस नॉलेज ऑफ ट्री के उधर, तो तुम्हें जिंदगी भर अब भोजन के लिए यू हैव टू टॉयल अ लॉट, तुम्हें बहुत ज्यादा टॉयल करना पड़ेगा। यह वर्ड मैंने कल भी फादर्स डे के अंदर मैंने बताया था। टॉयल का मतलब ही होता है टू डू लॉट ऑफ हार्ड वर्क, टू डू डिलीजेंस, दैट इज टू टॉयल। बोले कि अब तुम्हें जो सब कुछ पहले फ्री था, है ना, सारे कंद मूल, आपके पेड़ पौधे सब फ्री थे, बट अब तुम्हें टॉयल करना पड़ेगा उसी भोजन को कमाने के लिए, फाइन। तो ये थी आदम और हवा की कहानी, एंड आई होप वी हैव लर्नड so many words and you must have enjoyed and you must have learned many words. Let's have a quick summary, brevity and the gist of the story, and हम सभी words को वापस से reiterate करते हैं, recapitulate करते हैं, हम देखते हैं। जो कहानी शुरू हुई थी मैंने आपको बताया था, you must be very much appalled to know, right, कि जो यह आज की हमारी कहानी का जो प्रोटैगनिस्ट था वह था हमारा व्हाट डू वी कॉल एडम, और जो एंटागनिस्ट था दैट वाज अ सर्पेंट। एंड यू विल बी अपॉल्ड टू नो कि ये जो हमारा टेटुआ जो कंठ होता है उसको भी हम क्या कहते हैं? एडम्स एप्पल इन डेली डे टू डे लाइफ। अब ये जो कहानी स्टार्ट होती है जब एडम और एप्पल दोनों इमॉर्टल थे और दे वर फ्री फ्रॉम ऑल द मिजरीज एंड मेलनकॉलीज, ग्रीफ सबसे परे थे, इनके कोई दुख सुख नहीं था एंड उनको कुछ अच्छे और बुरे का भी ज्ञान नहीं था। तभी जो गॉड है उन्होंने गार्डन ऑफ ईडन बनाया और सभी जानवरों को, क्रीचर्स को, जितने भी फ्लोरा एंड फौना है उनको इनहैबिटेट करा इन सीटू। इन सीटू होता है किसी एक एरिया में जहां पर वो रहते हैं वहीं पर ही उनको प्रोटेक्शन दे दिया गया, दैट इज नोन एज इन सीटू। इसका ऑपोजिट होता है एक्स सीटू। जैसे कि अभी आप देखेंगे कि जो मध्य प्रदेश में जो चीता लेकर आए दैट वाज एक्स सीटू, क्योंकि नामीबिया से आप क्या कर दिया, आपने भारत में उनको बसाया और फिर आपने वहां दिया, दैट इज एक्स सीटू। अब आप देख रहे हैं कि कहीं पे टाइगर बहुत ज्यादा हो गए हैं और आपने उसी को एक रिजर्व एरिया बना दिया, दैट इज इन सीटू, फाइन। तो अब होता क्या है कि उनको कहा कि तुम्हारे सभी कंज्यूम के लिए है बट डू नॉट एक्सप्लॉइट देम, और उनको यहाँ पे वार्न भी करा कि तुम सब कुछ कंज्यूम कर लेना, केवल एक यहाँ पर द ट्री दैट इज द नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल उसको मत करना। उस चीज से उनको डिसऑर्ड करा गया, उस चीज से उनको फॉरबिड किया गया, मना करा गया कि ऐसा नहीं करना। लेकिन फिर भी हुआ क्या, एक सरपेंट आया, एक सरपेंट जो कि अब यहाँ पे एडम और हवा जो है वह स्क्रॉल कर रहे थे, लॉइटर कर रहे थे, और ये जो फिंडिश
जो यह डायबोलिक सरपेंट था उसने परसुएड करा ईव को, और आपको पता है कि ईव जो कि क्रेडुलस थी, गलीबल थी, उसकी बातों में आ गई, कान की कच्ची थी, उसकी बातों में आ गई, एंड उसने उस एप्पल को खाया, एंड यहां पर एडम ने भी खाया। अब इनसे क्या हो गया, एक ट्रांसग्रेशन हो गया, सिन हो गया, एंड दे हैव टू फेस द रेथ ऑफ गॉड, उनका गुस्सा का सामना करना पड़ा, जिन्होंने उसको क्या कर दिया, गार्डन ऑफ ईडन से एविक्ट कर दिया। एविक्ट इज अ वेरी गुड वर्ड, किसी को बाहर निकालना, दैट इज नोन एज एविक्ट। ये हमने न्यूज़पेपर में भी देखा था। तो उनको एविक्ट कर दिया गया, एंड अब जो वो एटर्नल थे वो एटर्नल नहीं रहे, अब वह मॉर्टल हो गए, उनकी जो इनोसेंस थी वह भी चली गई है, एंड अब वह जो उनकी पायसनेस थी वह भी चली गई है, एंड नाउ दे वर वेरी बैशफुल। और सबसे पहला काम उन्होंने करा था कि वो बहुत शर्मिंदा हुए कि वो नंगे घूमने, दे वर नेकेड। तो सबसे पहले उन्होंने पत्तों के अपने कपड़े बनाए और अपने आप को ढका, बिकॉज नाउ दे हैव द नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल, और इसी से अब वह इमॉर्टल से मॉर्टल हो गए। और जो उन्होंने ट्रांसग्रेशन करा था इसके लिए इनको अब सजा भी मिली। देवर अब सजा क्या मिली कि इनको उससे गार्डन ऑफ इविट से बाहर कर दिया, एंड जो यह अब एलिजियम जैसी जगह थी ना, पैराडाइज, इसको अब गार्ड कर रहे हैं चेरुबिम, राइट। चेरुबिम जो होते हैं दे आर दी सेलेस्टियल्स, जो अप्सराएं जो होते हैं उनको हम कहते हैं। एंड आपको मुझे बताना है कि व्हाट डू वी कॉल, जो छोटे से जो आते हैं ना शैतान से जो ऐसे तीर मार रहे हैं, जो लव का जो सिंबल है, उनको हम क्या कहते हैं, दैट इज फ्रॉम सी। और आपके जो प्रोपिटियस एक्ट्स होते हैं, पुण्य है ना, कि आप क्या करके आप वापस इसमें जा सकते हो। अब इनको कर्स दे दिया गया दैट फीमेल्स दे विल बेयर अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेबर पेन, एंड अब ये स्टॉइक नहीं रहे, दे हैड लॉट ऑफ हैप्पीनेस, सैडनेस इनके जीवन में आ गई बिकॉज ऑफ दैट। और जो सांप था अब वह स्लिथर ही करेगा, मतलब हमेशा पेट के बल रेंगेगा, जो स्नेक्स होते हैं दे स्लिथर। एंड पुरुष को कह दिया गया कि तुम अब जो तुम्हें चीजें फ्री में मिल रही थी, अब वह क्या हो जाएगी, यू विल हैव टू टॉयल फॉर दैट, अब आपको इसके लिए टॉयल करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो गाइज इन दिस मैनर वी कैन लर्न मेनी वर्ड्स इन अ फॉर्म ऑफ स्टोरीज, और ये आपको याद भी रहता है। अब आपको कैसे बनाना है, डॉजियर्स साइड में रखा, अब आपको इन वर्ड्स को वापस स्टोरी को याद करते हुए लिखना है, एंड यू विल बी एबल टू बाय हार्ट द वर्ड्स। फाइन गाइस, तो ऐसे ही छोटी छोटी कहानियों को देखने के लिए जितने बच्चे सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, 8 बजे सवेरे एवरी डे यू सी द वोकैबुलरी सेशन वेयर इन 13-20 मिनट्स यू पीपल कैन लर्न 30-40 वर्ड्स, कुछ नए कुछ पुराने, बट यस आपको सारे वर्ड्स बाय हार्ट हो जाएंगे। सो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।